जो आज का टॉपिक है स्टाफिंग। जो स्टाफिंग चैप्टर है, स्टाफिंग चैप्टर में करना क्या है कि सबसे पहले हमने जब किया था मैनेजमेंट में क्या किया था, प्लानिंग, उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट हाउ, कि हमने करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। ठीक है, ये तो हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि अब आप उसके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, हमने उसमें डिटेल में पढ़ा था चैप्टर में, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फंक्शनल है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिवाइड कर देते हो। बट अब इस चैप्टर में क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी रिसोर्सेज स्ट्रीम रखनी है जो आपकी जॉब के लिए कैपेबल हो, मीन्स राइट पर्सन टू राइट जॉब। कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल सी है, राइट पर्सन टू राइट जॉब। सिंपल सी बात, क्लियर, कि राइट पर्सन टू में राइट जॉब चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल सा है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इस डेफिनेशन की बात करें, स्टाफिंग इज अ मैन पावर प्लानिंग। ये सबसे पहले क्या करना है, अपने मैन पावर प्लानिंग करनी है कि भैया हमें कितने लोग चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम कर रहे हैं, उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट की जाए। ठीक है, कि मैन पावर प्लानिंग कर ली, रिक्रूटमेंट हो गई, फिर सिलेक्शन होगी, उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, स्टाफिंग का सिंपल सा मीनिंग याद रखना, राइट पर्सन टू राइट जॉब, कि हमें एक अपनी जॉब के लिए कैपेबल पर्सन चाहिए। अगर राइट पर्सन टू राइट जॉब की बात करें तो उसमें हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंस बन जाती है कि देखो, अगर राइट पर्सन टू राइट जॉब में रखता हूं अपनी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या आएगी मेरे पास, फिलिंग दी रोल ऑफ कैपेबल पर्सन। ठीक है, कि जो मेरे पास जॉब रिक्वायर्ड थी, मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में, मुझे अकाउंटेंसी टीचर चाहिए, तो मुझे क्या ये अकाउंटेंसी स्पेशलिस्ट चाहिए होगा। उससे क्या होगा कि एक तो मेरा स्कूल रिजल्ट बढ़िया आएगा। ठीक है, उसके बाद टीचर के कंसेप्ट क्या होंगे, स्टूडेंट्स को इजीली क्लियर हो जाएंगे, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होगी वो भी इजीली क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्लेसिंग दी राइट पर्सन टू राइट जॉब। कि मान लो कि मुझे चाहिए था, ड्राइवर चाहिए, मैंने किसी इलेक्ट्रिशियन को ड्राइवर बना दिया कि उसको गाड़ी चलानी तो आती है, अच्छा चला लेगा, और हिमाचल गया, खाई में गाड़ी गिर दी उसमें, तो वो राइट पर्सन टू राइट जॉब नहीं है। ठीक है, राइट पर्सन टू राइट जॉब का मतलब क्या है कि जो बंदे की नॉलेज है, स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब पे रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंस होती है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, कि जब आपने राइट पर्सन टू राइट जॉब रखा है तो आपकी ग्रोथ क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, कि आपके पास प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब खाली थी, तो आपने 2 बंदे रखे, एक रखा ए, एक रखा बी। ठीक है, ए के पास सारी स्किल्स हैं पर बी के पास स्किल्स नहीं है, तो आपको जो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज करेगा, कौन करेगा, ए करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ए के पास क्या सारी स्किल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ स्किल्स उसके पास है ग्रोथ एंटरप्राइजेस के लिए, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ एंटरप्राइज करेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन। कि मान लो एज हम अपनी बात लूं कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, बिजनेस पढ़ रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए, मैं पढ़ा तो लूंगा नो डाउट, क्यों, एज अ टीचर, बट मैं जॉब सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैं वो अपने बिना मन से पढ़ा रहा हूँ, बिना मन से काम किया हुआ कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो क्या होगा, जॉब सेटिस्फाइड होगा, अपनी जॉब से पूरी सेटिस्फेक्शन होगी उसको। क्लियर, ये 4 इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस देखो काफी इंटरेस्टिंग है, और उस स्टाफिंग प्रोसेस से हमारी स्टाफिंग की क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 कहता है कि हमने सबसे पहले क्या करनी है, मैन पावर प्लानिंग करनी है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लान।
मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कैसे करोगे कि आपके पास अभी एट दी डेट कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एनालाइज करोगे, ठीक है, क्लियर। और आपको फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय चाहिए वो एनालाइज करोगे। तो हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, सॉरी 3 टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट करते हैं। सिंपल सा मतलब है एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप ऑनर हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करोगे कि आपको कितने और पर्सन चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, कौन सी जॉब के लिए चाहिए। तो पहला होता है हमारे पास वर्कलोड एनालिसिस। आप क्या करोगे, वर्कलोड चेक करोगे, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या है कि जितने भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका वर्कलोड चेक कर रहे हो। जैसे कि कॉलेजेस में क्या होता है, 10 टीचर रिक्वायर्ड है बट है टीचर 4, तो मतलब 10 टीचर का काम कितने टीचर कर रहे हैं, 4 टीचर्स कर रहे हैं, तो मतलब उनके ऊपर वर्कलोड क्या है, ज्यादा है, क्लियर। तो वर्कलोड चेक करोगे कि एक टीचर को मैक्सिमम 4 पीरियड दिए जाते हैं कि आपने 4 पीरियड ही पढ़ाने, बट वो क्या कर रही है बेचारी, वो 6 पीरियड पढ़ा रही है, बेचारा 6 पीरियड पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या उनके ऊपर 2 पीरियड क्या है, वर्कलोड एक्स्ट्रा। तो पहले सबसे पहले आप वर्कलोड एनालाइज करोगे। वर्कलोड एनालाइज करने के बाद आप क्या एनालाइज करोगे, वर्कफोर्स। वर्कफोर्स एनालाइज करोगे। वर्कफोर्स में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने एनालाइज किया वर्कलोडेड कि भैया मैंने इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इतना मेरा काम था, मैंने डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कर दिया, तो मेरा वर्कलोड आ गया। उसके बाद क्या वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मतलब है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कितने हैं, कि अगर मान लो जैसे फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या बोलते हैं, हर एम्प्लॉय से आप 8 घंटे काम करवा सकते हो, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करवा सकते, बट आप क्या कर रहे हो 10-10 घंटे काम करवा रहे हो, तो मतलब 2 घंटे का वर्कलोड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, फिर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय देखोगे कि भैया जो मैं 2 घंटे वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ वो मुझे क्यों करवाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉइज कम है। तो आपने क्या सेकंड में क्या करा, वर्कफोर्स भी निकाल दी कि मेरे पास इतने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आप उसको कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि जो आपने ये वर्कलोड एनालाइज किया इसको कंपेयर करोगे वर्कफोर्स के साथ, कि मेरे पास जो काम है पर पर्सन 100 शर्ट्स का आ रहा है, कि 100 यूनिट्स मुझे महीने में प्रोड्यूस करनी है पर एम्प्लॉय, ठीक है। बट जो वर्कफोर्स की बात आई उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 1000 से वो 2000 पे जा रहा है, तो मतलब मेरे पास एम्प्लॉइज क्या है, बहुत कम है। तो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए मार्केट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या करना है, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है, ठीक है। तो वही हमारा स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि अब आप एडवाइजमेंट करोगे, प्रमोशंस करोगे कि मुझे भैया बंदे चाहिए। जैसे आपने सुना होगा जॉब्स, क्या कर रहा हूं मैं, जॉब्स के लिए बंदे हेल्प कर मांग रहा हूं। आपने इंडस्ट्रीज में जब इंडस्ट्री एरिया में जब जाते हो वहां पे देखा होता है वांटेड हेल्पर, ठीक है। और वांटेड का मतलब क्या है, हमें हेल्पर चाहिए, ठीक है। वो डाकू वाला वांटेड में समझना वहां पे, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, हमें हेल्पर चाहिए, वहां पे लिख देते हैं हम। तो वो डिफरेंट तरह के सोर्सेस है हमारे पास जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मेनली जो हमारे सिलेबस में रिक्रूटमेंट के सोर्सेस हैं वो कितने हैं, एक तो है हमारे पास इंटरनल और एक है मेरे पास एक्सटर्नल, कि मैं 2 वे में अपने रिक्रूटमेंट ला सकता हूं। मुझे इंप्लॉइज के लिए इंप्लॉइज को हायर करना है ना, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायर करना, बट रिक्रूटमेंट का ये मतलब नहीं कि आपने उनको जॉब दे दी, जॉब नहीं दी है, आपने सिर्फ उनको अप्लाई करने के लिए बुलाया है। जैसे हम शेयर्स कैपिटल में करते हैं कि आप अप्लाई तो कर सकते हो पर शेयर्स मिले नहीं मिले वो आपको बाद में पता लगता है। तो वैसे ही है रिक्रूटमेंट में, क्या है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन मंगवाई है, क्लियर। तो आप 2 तरीके से मंगवा सकते हो, इंटरनल सोर्स से भी और एक्सटर्नल सोर्स से भी। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन मंगवाओगे, और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन मंगवाओ। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है हमारा, स्टेप नंबर 3 बोलता है सिलेक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर
3 सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि जब आपने कंपेरिजन करा तो आपने एनालाइज किया कि मुझे भैया 1000 एम्प्लॉय चाहिए। कितने एम्प्लॉय चाहिए? 1000। तो आपने क्या करा? रिक्रूटमेंट कर दी। रिक्रूटमेंट में आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन आ गए। आपके पास एप्लीकेशन आ गई 4000। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आ गई? 4000 एप्लीकेशन आ गई। बट आप जॉब कितनी दे सकते हो? 1000। देखा जाए तो शेयर्स वाला ही कंसेप्ट है कि भैया मेरे पास तो 100 ही जॉब्स हैं, 1000 जॉब्स हैं, तो मैं कितनी जॉब दे, मेरे पास आ कितनी गई? 4000। तो मैं 4000 लोगों को जॉब नहीं दे सकता। मैं कितने लोगों को जॉब दे सकता हूँ? सिर्फ 1000। तो उन 4000 में से मुझे कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 1000। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में है हमारे पास, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। कि स्टेप 4 में आपने क्या करा? जिन लोगों को सिलेक्ट कर लिया उनको क्या करोगे? प्लेसमेंट करोगे और ओरिएंटेशन करोगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मान लो आपकी कंपनी में 6 डिपार्टमेंट्स हैं। 6 डिपार्टमेंट में से आपने हर डिपार्टमेंट के लिए 50-50 लोग इकट्ठे करे। ठीक है, तो आपने उनको क्या करा? एक दिन बुलाया कि भाई ये 50 बंदों को बोल दिया ये तेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये तेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये तेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। उनको बता दिया, प्लेसमेंट कर दी तुमने। प्लेसमेंट करने के बाद क्या करते हो तुम? साथ ही साथ ओरिएंटेशन भी करते हो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो नए पर्सन लाए हो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पुराने के साथ कांटेक्ट करते हो कि भैया देख ये बंदा है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, ये आपका असिस्टेंट है, ये आपका मैनेजर है। ठीक है, क्या कर रहे हो? ओरिएंटेशन कर रहे हो। जब आप कॉलेजेस में भी जाते हो, कॉलेजेस में भी क्या होगा? फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। तो कॉलेज में जब आप जाओगे फर्स्ट डे आपको बताया जाएगा कि मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ, हमारे कॉलेज ने पिछले साल ये काम किया, ये अवार्ड मिले। तो कर क्या रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि अपनी कंपनी की डिटेल्स, अपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की डिटेल न्यू एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसमें बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टेप नंबर 5, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा है कि देखो, नो डाउट आपने सिलेक्शन की राइट पर्सन टू राइट जॉब की, बट होता क्या है कि हर इंडस्ट्री का एनवायरमेंट अलग होता है। ठीक है, तो उसको टाइम लगता है उस इंडस्ट्री में एडजस्ट होने के लिए। तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सीनियर उसको क्या देगा? ट्रेनिंग देगा। ठीक है, और ट्रेनिंग के भी हमारा डिटेल में कंसेप्ट है कि हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब। ठीक है, जब ट्रेनिंग दे दी उसको तो वो क्या होगा? उसके बाद पहले से स्किल्स थी, कुछ ट्रेनिंग आपने दे दी, कुछ उसने खुद सीख ली, तो वो क्या हो गया? डेवलप हो गया। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? सबसे इफेक्टिव रहेगी। क्लियर? उसके बाद स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या है हमारे पास? परफॉर्मेंस अप्रीजल। परफॉर्मेंस अप्रीजल क्या बोलती है वो देखो। परफॉर्मेंस अप्रीजल। परफॉर्मेंस अप्रीजल का मतलब होता है कि भैया जब आपने उसको ट्रेनिंग दी, जब सीनियर ने कहा कि भैया मैं तुझको ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसके बाद मैं तेरी परफॉर्मेंस चेक करूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने आपको चैप्टर समझा दिया, आपको चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद आपको क्या होगा? परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। तो वैसे ही क्या है, अब उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। परफॉर्मेंस चेक कैसे की जाएगी कि मान लो कुछ स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे हमारे पास पेयोल ने स्टैंडर्ड टाइम दिया, टेलर ने स्टैंडर्ड टाइम दिया कि इस काम करने का इतना स्टैंडर्ड टाइम है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से वो पहले कर देता है तो उसकी परफॉर्मेंस 100% है। अगर वो थोड़ा टाइम पे करता है तो 50% है। अगर वो जल्दी कर लेता है, वो लेट करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है? लो है। मतलब उसको ट्रेनिंग की जरूरत हो रहा है अभी। तो ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास, हम जिससे हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? उसको प्रमोशन दो। इस परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक कर ली, परफॉर्मेंस के बाद क्या करना है? अपने प्रमोशन देनी है कि भैया आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूं,
तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, प्रमोशन दे रहा हूं, या साथ में आपने उनकी कैरियर एडवांसमेंट करनी है। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, हर एम्प्लॉय को सैलरी से मतलब नहीं होता, उसको ये होता है कि मुझे कोई फैमिली बेनिफिट्स नहीं मिले, मेरे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है, फैमिली पेंशन लग जाए, या अगर मैं रिटायर भी हो जाऊँ, रिटायर के बाद मुझे थोड़ी बहुत इनकम आती रहे। तो ऐसे आपने क्या करना, उनको प्रमोशन भी देनी है और कैरियर एडवांसमेंट भी देना, ठीक है। तो कैरियर एडवांसमेंट दोगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। कि अगर आप मान लो उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हो, 50 साल से वो एक ही जॉब में काम करी जा रहा है, या मान लो 15 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, आप उसको प्रमोशन देने की जगह नया एम्प्लॉय ले आते हैं, ठीक है, तो उसके मन में क्या रहता है, यार मैं 15 साल से इतनी मेहनत से काम कर रहा हूं, मुझे तो प्रमोशन दी नहीं, इसने मेरा नया बॉस लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। तो उसके मन में क्या हो गया, आपके लिए गलतफहमी पैदा हो गई, और एक गलतफहमी बहुत ज्यादा खराब करती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमेशा जब भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन देनी है और उसकी जगह पे न्यू एम्प्लॉय लाना है। ऐसा मत करना कि आप न्यू एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का सीनियर बना दो, तो उससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोरल डिक्रीज हो जाएगा, कभी भी वो मोटिवेट नहीं रहेगा, क्लियर, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लॉस होगा। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग के बाद वो क्या करेगा, कंपनसेशन करेगा उसे। जो हमारा लास्ट स्टेप है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि भैया जो आपने परफॉर्मेंस करी, प्रमोशन दे दी, तो मैं आपको थोड़ा सा कंपनसेशन भी देना चाहता हूँ। कंपनसेशन का मतलब होता है कि हम जैसे कभी प्रोग्राम में लड़ाई हो जाती है तो हम थर्ड पार्टी कंपनसेशन कर देते हैं। थर्ड पार्टी कंपनसेशन में कि यार मेरा 1000 का नुकसान हुआ, तेरा 2000 का नुकसान हुआ, चल मैं थोड़े देता हूँ, तू थोड़े दे, ठीक है, एक तो वो कंपनसेशन होता है। बट यहाँ पे बिजनेस में कंपनसेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी प्राइस ऑफ द जॉब है, ठीक है, कि मैं प्राइस ऑफ द जॉब क्या है, सैलरी है प्राइस ऑफ द जॉब, कि जब मैं 40,000 में नौकरी मैंने ज्वाइन करी, 10 साल बाद भी मैं 40,000 पे रहूंगा। अगर मैं 10 साल बाद भी 40,000 पे रह रहा हूं तो मेरे को कंपनसेशन मिला, नहीं मिला। तो कंपनसेशन जब दी जाती है तो कंपनसेशन 2 बेसिस पे दी जाती है। पहला बेसिस होती है टाइम बेस्ड और दूसरा बेसिस होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। कि एक तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दे देते हो, कि यार देखो 15 साल होगी काम करते हो, चल तेरा हर साल के अकॉर्डिंग हम 10% बढ़ा देते हैं, तो 40,000 का 44,000, 40 का 48,400, ऐसे बढ़ते लाख रुपए तक का हो गए। तो मैं भी खुश, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश, मैं भी अच्छे से काम करूंगा। या तो वो मेरे को कंपनसेशन टाइम के बेस पे दे दे, या मुझे कंपनसेशन दे मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे, कि हाँ भाई मैं कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर लेके आया हूं, तो मुझे वो क्या दे रहा है, 2% कमीशन दे रहा है, तो वो भी क्या है, कंपनसेशन, ठीक है। तो ये क्या पूरा स्टेप है स्टाफिंग का। तो आपने क्या करना है, मैन पावर से शुरू होना है, वो करते करते कंपनसेशन पे आना है। तो इसे बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस।